हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स को। तो कुछ टॉपिक्स देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहता है, पाथ ऑफ ग्लोबल हंगर इरेडिकेशन कहता है। एक रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इरेडिकेशन, मतलब जिसमें बताया गया है किस प्रकार से जो भूख है, जो हंगर है, वो विश्व से धीरे धीरे कम हो रही है। उसमें हमारे इंटरेस्ट की चीज़ क्या है, कुछ डेटा देखेंगे और भारत का क्या रोल है, इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग दुनिया से भुखमरी को, हंगर को हटाने में। ठीक है। सेकंड है इथेनॉल। तो आप देखोगे लगातार एक महीने से इथेनॉल न्यूज़ में रह रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, E20 मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो लगातार आर्टिकल्स तो आते हैं। आज के आर्टिकल में खासियत क्या है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हम देखेंगे, कुछ इसके मैकेनिज्म्स को समझेंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अब देखिए एक और टर्म है, सॉरी टॉपिक है, नॉमिनेशंस टू यूटीज़। इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ये है रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, हमने देखा था जो वहाँ के LG हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने क्या किया, बिना वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा किए हुए 5 कैंडिडेट्स को जम्मू कश्मीर की असेंबली में नॉमिनेट कर दिया। कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी, उसको समझेंगे हम, कुछ केसेस को हमने देखा था, कुछ और केसेस को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। हम सब जानते हैं इंदिरा साहनी केस के बारे में, 1992 में जो केस आया था उसमें इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ नए चेंजेस इसमें गवर्नमेंट लाने को सोच रही है, ताकि जो सच में जिनको ज़रूरत है, सच में जो क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करते हैं, वो इंक्लूडेड हो। बट इसका कंटेक्स्ट एक्चुअली ये है कि UPSC एग्जामिनेशन में ना कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया रिगार्डिंग क्रीमी लेयर। ठीक है, उसको देखेंगे हम। फिर है रीकाउंटिंग ऑफ वोट्स। तो ऐसा एक केस हुआ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने प्रीमाइसेस में, मतलब कोर्ट में, वोट को रीकाउंट करवाया है। इसको समझेंगे ये क्या है, कुछ शॉर्ट न्यूज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो फर्स्ट टॉपिक हमारा, फर्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, फर्स्ट न्यूज़ है कि पाथ टू एंडिंग ग्लोबल हंगर रन्स थ्रू इंडिया। अगर विश्व से हमें हंगर को ख़त्म करना है, भूख जो भूखमरी है उसको ख़त्म करना है, तो उसका रास्ता भारत से निकलता है। ठीक है, इसको समझेंगे हम। तो एक रिपोर्ट आई थी UN के द्वारा, उसका नाम देखिए क्या है, यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ पे, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट। नाम क्या है रिपोर्ट का, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2024 में 8.2% जो पीपल है दुनिया में, वो अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो हम समझेंगे व्हाट इज़ अंडर नरिशमेंट। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो डेटा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्री पैंडमिक लेवल था, मतलब 2019 से पहले का जो लेवल था, वो उसके बराबर नहीं पहुंच पाया है। मतलब कि 7.3% लोग हंगर वाली कैटेगरी में आते थे 18 में, अभी कितना है, 8.2%। ठीक है, तो प्री पैंडमिक जो लेवल है, जो कोरोना से पहले का लेवल था, उसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अब समझेंगे पहले कि व्हाट इज़ अंडर नरिशमेंट, ये होता क्या है। यहाँ देखिए, देखिए तो एक ब्रॉड हमारा टर्म होता है माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि इम्बैलेंस, हमारे खाने में अगर डाइटरी इम्बैलेंस हो जाए, हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट, कार्ब्स, प्रोटीन चाहिए होती हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए उसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। तो अगर हम ज़्यादा खा लें, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर न्यूट्रिशन हो जाए, या फिर अंडर न्यूट्रिशन हो जाए, दोनों केस को हम बोलेंगे माल न्यूट्रिशन का ही कॉन्सेप्ट है ये। तो फर्स्ट देखिए टाइप क्या कहता है, इसमें देखेंगे अंडर न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, अंडर न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसका सब टाइप क्या है, पहला अंडर नरिशमेंट। इसका मतलब होता है नॉट एनफ कैलोरीज, हमें जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम विटामिन मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हमें भूख लगी है, हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, हंगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम वी आर अंडर नरिश्ड। ठीक है। फिर होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग में है कि जितनी आपकी उम्र है, एक रिक्वायर्ड एज के साथ आपका एक सर्टेन हाइट होना चाहिए, तो आप उस हाइट को अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी जो हाइट है, एक सर्टेन हाइट पे एक प्रोपोर्शनेट वेट आपका होना चाहिए, वो आपका नहीं है, उससे कम है, उसको हम बोलेंगे वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमने अंडर नरिशमेंट तो ठीक है, खाना नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे खाना मिल भी रहा हो, बट विटामिन एंड मिनरल्स अगर हम ठीक से नहीं ले रहे हैं, वी आर स्टिल अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है। अब देखिए एक दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है, हम टू मैनी कैलोरीज, बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम कर ले रहे हैं जितनी बॉडी को आवश्यकता नहीं है। फिर कहता है
या फिर हम अनहेल्दी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं, लाइक अनहेल्दी फैट्स जो होते हैं, ज़्यादा सॉल्ट का इनटेक कर लेते हैं जो हम जंक फूड्स खाते हैं, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो उससे होगा क्या, डाइट रिलेटेड बीमारियां होंगी, लाइक ओबीस, आप मोटे हो जाओगे, आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक और देखिए इसका एस्पेक्ट क्या कहता है, हमने देखा था फर्स्ट हेडिंग दिया हुआ था उसका कि इंडिया से रास्ता किसका निकलता है, ग्लोबल हंगर इरेडिकेशन का, दुनिया से भूखमरी, भूख को हटाना है, उसका रास्ता भारत से निकलता है। इसको अगर एग्जाम में ये फ्रेज दे दे तो हम कैसे समझेंगे, हम क्या इसका अनुमान देखिए, इसमें होगा क्या कि कुछ हम अकॉर्डिंग टू मी कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इसमें हम, फिर न्यूज़ को देखते हैं, फैक्ट्स के बारे में देखिए। पहला कहता है कि इंडिया, हम जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 17% जो जनसंख्या है दुनिया की अभी के हिसाब से वो भारत में बसती है। तो इंडिया अगर अपने तरफ से कोई एफर्ट करता है हंगर, अपने कंट्री में ही हंगर को घटाने के लिए, तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ेगा। मतलब वर्ल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो हंगर की कैटेगरी में आते हैं तो उसमें अच्छा खासा रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17% आबादी कहाँ है, भारत में ही है, और आप जानते हो भारत में हंगर एक समस्या बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है, हाँ, मेजर फूड प्रोड्यूसर, जैसे कि राइस है, वीट है, मिल्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं फूड प्रोड्यूसिंग के मामले में। तो इसका इसका दो मतलब है, इसका पहला इसका इम्पैक्ट ये है कि अपने देश में हम इस अगर अच्छे से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो हर एक आदमी को कम से कम इतना खाना मिल सकता है कि वो अंडर नरिश्ड कम से कम ना रहे, उसको कम से कम पेट भर जाए उसका, ठीक है। फिर देखिए इससे और क्या होगा कि आप प्राइसेस को वर्ल्ड वाइड आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सप्लाई चेन्स, मतलब कहाँ देना है, किस कंट्री को किस प्राइस पे दे रहे हो। अगर अफोर्डेबल प्राइस पे दोगे, आप कम प्राइस पे दोगे गरीब देशों को, जैसे असिस्टेंस के थ्रू आप सहायता करोगे किसी कंट्री की, तो उसको वहाँ उसको अपने पीपल तक उसको पहुँचाने में आसानी होगी, वहाँ भी जो गरीब लोग हैं उनका पेट भी भर सकता है, ठीक है। फिर कहता है ग्लोबल आउटरीच। इसका मतलब ये है कि भारत जैसे कि जो पॉलिसीज़ को देखिए, हम एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, अपनाया हुआ है, बहुत चेंजेस किए हैं इसने, तो हम जाके जो गरीब देश हैं जो धीरे धीरे डेवलप करना चाह रहे हैं उनको उन पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हैं हम कि तुम भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हो जिससे कि हंगर कम से कम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ हंगर मिटाने की, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यूज़ की, ठीक है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था, यहाँ देखिएगा, इंडिया हैज़ प्लेड अ डिसाइसिव रोल। तो हमने समझा देखा अभी किस तरह से भारत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है दुनिया से हंगर को कम करने में, ओके। तो इसमें कुछ देखिए प्रोग्राम्स के बारे में दिया गया है, तो इसमें दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कैलोरीज के इनटेक को बैलेंस करना है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू की मतलब बात करी जाए कि आपका पेट भर जाए, ठीक है, उस केस की बात करी जाए तो इंडिया में पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। दूसरा कहता है वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लेटफॉर्म। आपको ये अच्छे से देखना है, इसको डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कि ये कुछ स्कीम्स ऐसे हैं ना जिससे कि मतलब हंगर को कम करने की कोशिश करी गई है। चावल है, दाल है, मतलब जो बेसिक फूड आइटम्स हैं वो गरीबों तक कम प्राइस में पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा देखिए कैटेगरी दूसरी क्या कहता है कि ठीक कैलोरीज तो हम ओके हम दे रहे हैं, मतलब लोग खा रहे पेट भर जा रहा है, लेकिन अगर हम क्वालिटी ऑफ कैलोरीज मतलब न्यूट्रिशन की बात करते हैं उस केस में क्या है, देखिए यहाँ देखिएगा कुछ स्कीम्स का देखिए नाम दिया गया, पीएम पोषण स्कीम हो गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। तो आप इनके बारे में पढ़ोगे, आप देखोगे, आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हो कि हंगर को जहाँ तक अंडर नरिशमेंट को कम करने की बात है तो इंडिया में स्कीम्स हैं लाइक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह है, वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम वगैरह है। अगर न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने की बात है, अच्छे क्वालिटी का कैलोरी देने की बात है, उसमें पीएम पोषण स्कीम आ जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लेना क्या होता है। यहाँ देखिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, तो इसमें वही कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग इट्स एग्री फूड सिस्टम। मतलब आप तो एक ये भी कर सकते हो कि देखिए मतलब अगर जहाँ पे अशिक्षा ज़्यादा होती है ना, जो लोग नहीं उतने पढ़े लिखे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनको फूड क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो आप पहले तो कंट्री में एक अवेयरनेस लाओ कि आपके लिए क्या खाना कितना खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो आप ये कर सकते हो। फिर कहता है कि वेमेन लेड फूड एंटरप्राइजेस, लोकल कोऑपरेटिव्स, मतलब आप जो जहाँ पे आपको कुछ डेवलपमेंट्स करने हैं वहाँ पे लोकल कुछ कोऑपरेटिव्स हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आप उनसे जुड़ो। क्यों? क्योंकि वो रूट लेवल पे जड़, मतलब वहाँ पे कोई करप्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं
क्योंकि वेमेन अगर हैं उनको पता है बच्चों को खाना देना है, वो क्या करप्शन करेंगे उसमें, चांसेस रहते हैं बट कॉम्परेटिवली कुछ कम हो जाता है और ग्रास रूट लेवल पे आपका एक रीच बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही था, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, हु डिसाइड्स नॉमिनेशंस टू यूटीज असेंबलीज। ठीक है, वैसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे असेंबलीज हैं उनमें कुछ नॉमिनेशंस करने हैं तो कौन तय करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है उसके उस काम का एडवाइस चाहिए होगा। तो कंटेक्स्ट हमने देखा इसका कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वहाँ पे जो एलजी हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने बिना जम्मू कश्मीर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई सलाह मशवरा किए हुए 5 लोगों को नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ बात क्या है ना कि काफ़ी इससे पहले केसेस हो चुके हैं ऐसे, बट वो जो केसेस हैं वो ऐसे यूटीज़ के बारे में हैं जो स्टार्टिंग से ही यूनियन टेरिटरीज ही हैं। बट जो जम्मू कश्मीर का जो केस है वो सुई जेनरिस है। एक टर्म होता है लैटिन टर्म सुई जेनरिस, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए सुई जेनरिस, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब ऐसा पहली बार, कंटेक्स्ट इसका क्या है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य को हमने कन्वर्ट कर दिया है यूनियन टेरिटरी में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी इससे पहले केसेस हुए भी हैं रिगार्डिंग टू नॉमिनेशंस इन असेंबलीज, वो ऐसे यूटीज़ के बारे में जो ऑलरेडी यूटीज़ ही हैं, उनको कन्वर्ट नहीं किया गया स्टेट से। तो क्या वो केसेस जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में अप्लाई होते हैं, ये कन्फ्यूज़न है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया गया, देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। यहाँ देखिए बोला गया है कि संविधान में क्या बताया गया था, नॉमिनेशंस रिगार्डिंग पार्लियामेंट बताया गया था, बट उसको हमने क्या किया, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की बात थी एंड स्टेट असेंबलीज में 1 एंग्लो इंडियन की बात थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2020 से। बट संविधान में तो दिया गया था ना, वही कह रहा है। फिर कहता है कि वो कौन करता था नॉमिनेशंस, प्रेसिडेंट करते थे, किसके एडवाइस पे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिक्र किया हुआ है 6 स्टेट्स ऐसे हैं भारत में जहाँ पे एलसीज भी हैं, काउंसिल्स भी हैं। आपको बताना है ये चीज़, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा इसको, यहाँ देखिए कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 3 यूनियन टेरिटरीज। अब देखो इसमें कहता है कि बेसिकली यहाँ बात करें दिल्ली की, पुडुचेरी की, जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे असेंबलीज हैं। ठीक है, तो उनको उस केस में क्या है कि सेपरेट एक्ट्स बनाए गए हैं, है ना। जम्मू कश्मीर का अलग एक्ट है, दिल्ली के लिए अलग एक्ट है, पुडुचेरी के लिए उसका अपना अलग एक्ट है। ठीक है, अब देखो कहता है पहला यहाँ पे कि यहाँ देखिएगा एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991 है ना। यूटीज़ एक्ट ऑफ 1963 पुडुचेरी वाला है एंड जम्मू कश्मीर के लिए एक्ट ऑफ 2019 है जिसको हमने अमेंड किया 23 में। ठीक है, तो हर एक्ट का अपना कुछ प्रोविजंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट कि इस एक्ट में जब ये कहा गया है कि एलजी में नॉमिनेट टोटल अप टू 5 मेंबर्स, जब हमने 2019 वाले एक्ट को अमेंड किया 23 में, उसमें कहा गया था कि एलजी जो है वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो मतलब ऐसा वो कोई उन पर बाध्य नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस किए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है, देखिए मुद्दा क्या है यहाँ पे कि जहाँ पे सेंटर में सेम पार्टी की सरकार है, अगर कोई स्टेट है, कोई यूटी है, वहाँ भी उसी पार्टी की सरकार है तो कंट्रोवर्सी नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे मतलब पार्टी अलग हो जाती हैं या कोलिशन गवर्नमेंट है तो दिक्कत आ जाती है। सेकंड देखिए बात यहाँ पे कह रहा है ना कि जहाँ छोटे यूटीज़ होते हैं, जहाँ पे संख्या कम है असेंबलीज में, वहाँ पे ना जैसे कि अगर आप 5 लोगों को भी नॉमिनेट कर देते हो तो वो ऐसा कैपेबिलिटी रखते हैं कि सरकार को वो पलट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि नॉमिनेशंस वाली बात को काफ़ी सीरियसली डिस्कस करना चाहिए। तो कहता है फर्स्ट देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है के लक्ष्मी नारायण केस हमने डिस्कस कर रखा है, ये विद रिस्पेक्ट टू पुडुचेरी था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो केंद्र सरकार है वो जो यूटी में जो गवर्नर है उनके माध्यम से नॉमिनेशंस कर सकती है। वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो उस यूटी के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो केस था पुडुचेरी का। फिर हमने कुछ केसेस देखिए दिल्ली से रिगार्डिंग है, तो सेपरेट देखिए यूटीज़ हैं, सेपरेट केसेस हैं, बट हर केस क्या जम्मू कश्मीर पे अप्लाई करेगा, उस पर अप्लाई करेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में पहला एग्जाम्पल है जिसको स्टेट से हमने यूटी के रूप में बना दिया है। ठीक है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी हम देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए कुछ टर्म्स हैं रिगार्डिंग दैट आर्टिकल ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें कुछ टर्म्स थे उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट है इलेक्टोरेट, इसका मतलब बहुत लोगों को पता है, मतलब ऑल पीपल हु कैन वोट।
जो लोग वोट कर सकते हैं, इलेक्टोरेट हो गया। और एक देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा एक चीज़ है, ये देखिएगा, यहाँ फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पे, ये मिस हो गया था, यहाँ देखिए ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो हमने देखा था पुडुचेरी वाले केस में कोर्ट ने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकती है, यूटी वगैरह में नॉमिनेशन कर सकती है। तो जब भी यूटी की असेंबली में नॉमिनेशन करना होगा तो हमें वहाँ की सरकार से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पुडुचेरी का केस था। दिल्ली वाले केस में एक सर्टेन कुछ अलग एस्पेक्ट था, बट उसमें एक ना कॉन्सेप्ट को लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कह सकते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी या फिर ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, देखिए कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी मतलब बनी रहे, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो, कोई निरंकुशता ना आ जाए, इसलिए क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स। नाम क्या? ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। तीन स्टेप्स में देखिए बताएगा। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, है ना, अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, किसको अकाउंटेबल होंगे, किसके किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, फिर कहते हैं मिनिस्टर्स कहाँ पे जिम्मेदार होंगे, तो लेजिस्लेचर। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम थोड़ा, व्हाट इज लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स जो होंगे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्टोरेट जो है इसका मतलब होता है कि जनता जनार्दन। ठीक है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है, हमने देखा लेजिस्लेचर, उसमें कहा गया था कि सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल होंगे मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। व्हाट इज लेजिस्लेचर? आप देखिए कि पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है, वहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि सरकार में रहते हैं, कुछ अपोजिशन में रहते हैं, बट जब कोई लॉ बनाया जाता है तो सबका तो उस पर वोट काउंट होता है ना। ठीक है, सबका सब अपना कुछ ओपिनियन देते हैं, कुछ बात रखते हैं। तो एमपीज जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे ना, वो सभी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होंगे। ठीक है, जो एमपीज हैं, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो क्या होंगे, लेजिस्लेचर के पार्ट होंगे। ठीक है, जो लेजिस्लेचर हमारा होता है, इसका मतलब पार्लियामेंट। चलिए, अब मिनिस्टर्स, कुछ एमपीज ऐसे होंगे जो कि मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, मंत्री होंगे। सारे एमपीज तो मंत्री नहीं होते, जो लोग मंत्री होते हैं ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव तो हम जानते हैं, हम ऐसे नॉमिनल तो हेड प्रेसिडेंट है, बट जो रियल, जो एक्चुअल जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम। अगर पूछा जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, तो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ओके, इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस ये इतना ही है कि अगर बात करें हम लेजिस्लेचर की, तो काफ़ी बड़ा बड़ा एक बड़ा ब्रॉडर टर्म है। जितने भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होंगे, कहीं ना कहीं उनका लॉ बनाने में कुछ ना कुछ उनका भी रोल रहता है। ठीक है, अपने बातों को रख सकते हैं वो। बट जब मिनिस्टर्स की बात करेंगे, सभी मिनिस्टर्स एमपीज नहीं होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स कुछ नंबर ऑफ एमपीज ही होते हैं। तो वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मंत्री भी हैं, वो क्या होंगे, पार्ट ऑफ एक्चुअल रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये टर्म छूट गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए थर्ड टॉपिक क्या कहता है हमारा, व्हाट डज साइंस से अबाउट गवर्नमेंट्स ब्लेंडिंग प्लान। जो हमने अचीव किया है 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना विद पेट्रोल, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इससे हम तो भैया कार्बन के एमिशन में कमी कर लेंगे, और जो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, जैसे जो जो हम फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं पेट्रोल वगैरह, उसमें कमी आएगी, तो पैसा बचेगा हमारा। बट साइंटिफिक इसका देखिए एस्पेक्ट डिस्कस हमने नहीं किया था, उसको देखेंगे कि व्हाट इज़ इथेनॉल, केमिकल नेचर क्या है इसका, बनता कैसे है ये, और पेट्रोल से जब ब्लेंड करते हैं, जब मिक्स करते हैं पेट्रोल में, तो बेसिक ये किस तरह से, मतलब इसका काम क्या है, रोल क्या है। कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 से पहले के जो मॉडल्स हैं रिगार्डिंग कार्स, रिगार्डिंग गाड़ी, तो वैसी गाड़ियाँ कंपैटिबल क्यों नहीं है इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे, कहता है वही कि इम्पैक्ट ऑन ओल्डर वर्जन्स, तो जैसे ओल्डर व्हीकल्स, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए कहता है कि इथेनॉल होता क्या है, व्हाट इज़ इथेनॉल, तो इसका दूसरा दिख रहा है ना, इसका दूसरा नाम कहता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको केमिकली हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला दिया गया है,
तो ये एक प्रकार का बायोफ्यूल है। हमने देखा था कल के लेक्चर में व्हाट इज बायोफ्यूल, ठीक है, काम कैसे करता है। तो ये मेड फ्रॉम प्लांट वेस्ट, ये प्लांट वेस्ट से बेसिकली बनता है इथेनॉल। तो प्लांट वेस्ट को हम बायोमास भी कहते हैं, ओके। बट पेट्रोल को हम जानते हैं कि पेट्रोल जो होता है वो एक फॉसिल फ्यूल है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनने में उसको। बट जहाँ हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स की, वो तो इतना टाइम लेता नहीं है, तुरंत बन जाता है। तो ये एक उसका प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अब कहता है व्हेन मिक्स्ड विद अ फॉसिल फ्यूल, जब हम किसी बायोफ्यूल को स्पेशली इथेनॉल को मिक्स करते हैं किसी फॉसिल फ्यूल स्पेशली पेट्रोल के साथ, तो होता क्या है, तो इथेनॉल एक्ट्स एज ऑक्सीजनेट, एक टर्म दिया गया है ऑक्सीजनेट, इसका मतलब क्या है, तो वैसे सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं किसी चीज़ को बेटर कंबशन करने में। कोई चीज़ जल रहा है, कंबशन हो रहा है, मतलब आग लगना नहीं, कंबशन होना, ठीक है। तो वो अगर बर्न हो रहा है, ब्रेकडाउन उसका हो रहा है, तो वो इजीली अच्छे से हो जाए, उसको वो स्मूथ करते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं करने में, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेट। तो वाई इज इथेनॉल कॉल्ड ऑक्सीजनेट, तो देखिए, तो पेट्रोल बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। इथेनॉल में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी होते हैं, देखिए फॉर्मूला इसलिए दिया गया है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रहते हैं जो कि हेल्प करता है मोर कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोल। अगर हम जानते हैं स्मूदर कंबशन होता है, फुल कंबशन होता है, तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कुछ पोल्यूटेंट्स मतलब ऐसे होते हैं जो तभी निकलते हैं जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। बट जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कंबशन का डिग्री मतलब वो अच्छे से कंबस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो एमिट ही नहीं होंगे, जो एग्जॉस्ट से निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। एक रोल देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कहता है ये बनता कैसे है। तो बेसिकली होता क्या है भारत में कि हमने देखा था कल भी कि शुगर केन बेस्ड जो रॉ मटेरियल्स हैं उनसे ही अभी हम इथेनॉल बना रहे हैं। एक और देखिए इसका कहता है कि डैमेज फूड ग्रेन से ही बनाते हैं, जैसे कि ब्रोकन राइस है, ब्रोकन मेज है, सेलुलोजिक एंड लिग्नो सेलुलोजिक मटेरियल्स। ये होता क्या देखेंगे हम। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम भारत में अभी शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल्स लाइक मोलासेस, शुगर जूस, उसका शुगर केन का सिरप, इससे बना रहे हैं इथेनॉल। कुछ छोटे मोटे पार्ट्स में ब्रोकन फूड ग्रेन से ही बना रहे हैं। तो सेलुलोजिक वगैरह इसका मतलब इसमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है वैसे फूड ग्रेन्स, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल्स का, मोलासेस है, शुगर सिरप, मोलासेस। देखिए थर्ड में देखिए वाटर मोलासेस। तो मोलासेस क्या है, बाई प्रोडक्ट है। जब शुगर केन का हम उत्पादन उससे चीनी बनाते हैं तो उस प्रोसेस में मोलासेस भी निकलता है, ठीक है, जिसको हम फर्दर यूज़ में नहीं ला सकते हैं, वो वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, खाने के यूज़ में तो आएगा नहीं। तो थिक डार्क सिरप होता है 40% रिच इन शुगर। तो बेसिकली हम जब इथेनॉल बनाते हैं शुगर केन से तो हम शुगर को ही फर्मेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलासेस में भी शुगर होता है, 40% शुगर होता है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं हम। इसका देखिए दो टाइप्स है, सी मोलासेस, बी मोलासेस। सी मोलासेस जो होता है वो फाइनल बाई प्रोडक्ट होता है। इसमें मोलासेस में कहता है कि 28 से 32% कंटेंट होता है शुगर का, बी में होता है ज़्यादा थोड़ा सा। तो सी मोलासेस जो है उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा कम होगा, बी वाले में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, कहता है इथेनॉल इज मेड फ्रॉम मोलासेस बाय फर्मेंटेशन। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता हो सकता है हो या ना हो, तो प्रीलिम्स में दे सकता है कि फर्मेंटेशन जो प्रोसीजर है ना, यही वो साइंटिफिक प्रोसीजर है जिससे कि हम इथेनॉल को बनाते हैं फ्रॉम मोलासेस। बेसिकली मोलासेस में जो शुगर कंटेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं फर्मेंटेशन में हम, जिससे कि देखिए ये शुगर कंटेंट है, यीस्ट के माध्यम से, यीस्ट क्या करता है, शुगर कंटेंट को फर्मेंट करता है, ठीक है। अब ये निकल जाएगा हमारे यहाँ पे इथेनॉल, CO2 वगैरह रिलीज करता है ये। तो बेसिकली इथेनॉल कैसे बना, तो जो शुगर कंटेंट है उस पर हमने यीस्ट का यूज़ करके, यीस्ट एक एंजाइम छोड़ता है, आई थिंक जाइमेज कहते हैं उसको, जिससे कि फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन हुआ, इथेनॉल बना, CO2 बना, कुछ हीट निकलेगा। अब देखिए यहाँ देखिए डिस्कस किया हुआ, देखिए अच्छे से कहता है फर्स्ट क्या करते हैं हम कि मोलासेस सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इन सिरप आर, मतलब जो मोलासेस है जो उसमें जो शुगर कंटेंट है उसको पानी में घोलने के लिए हम उसको पानी में मिक्स करते हैं, हमने पानी मिक्स किया, ठीक है। अब क्या हो गया, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, जब सुक्रोज जो कहता है जब ग्लूकोज में धीरे धीरे ब्रेकडाउन करेगा, सिंपल फॉर्म में अपने आएगा, तो सुक्रेज एंजाइम उसके उस पानी में घुल जाता है, सुक्रेज एंजाइम उस वाटर में इसका कंटेंट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फर्दर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज,
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मोलासेस हैं, ठीक है, उनको हम सिंपल टर्म्स में देखिए पानी में मिक्स करेंगे हम, तो जो भी उसके अंदर जो कंटेंट है वो पानी में मिक्स हो गया, एक सिरपी एक जूसी फॉर्म में आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, जाइमेज। जाइमेज क्या है, वैसा एंजाइम है जो यीस्ट होता है, यीस्ट ये छोड़ता है जाइमेज एंजाइम, जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो फर्मेंटेशन किस मॉलिक्यूल का हम करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। पहले हम सिंपलर फॉर्म में करेंगे, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हम जो शुगर में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही यीस्ट क्या करता है, फर्मेंट करता है विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ देखिए बेसिकली इसमें मतलब ये कि जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है ना, उनको मोर सिंपल हम सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कैसे तोड़ेंगे, तो ये सुक्रेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज को हम फर्मेंट करते हैं फाइनली यीस्ट के माध्यम से। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअली फर्मेंट होते हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक्चुअली फर्मेंट होते हैं किसके हेल्प से, यीस्ट के हेल्प से, जाइमेज एंजाइम को छोड़ता है। अब देखिए वही कहते हैं कि लिग्नो सेलुलोजिक जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो वैसे प्लांट मटेरियल है जहाँ पे कार्ब्स कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बस यही है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दो चीज़ों की बात कर रहा है यहाँ पे, एक है एनर्जी एफिशिएंसी, एक है ऑक्टेन नंबर। तो कहता है टू की फैक्टर्स, अगर ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं, हम कितने कम, जैसे हम कितने कम एनर्जी को खर्च किए ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम कर सकते हैं, मतलब एनर्जी कितना कम यूज़ हो रहा है, उसका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा आ रहा है, उसको हम बोलेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट होना। तो एथेनॉल की एफिशिएंसी किससे तय होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से एंड उसके ऑक्टेन नंबर से। हम समझेंगे धीरे धीरे होता क्या है। अब बात कर रहा है केमिकल नेचर एंड एनर्जी एफिशिएंसी की। तो व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मतलब होता है यील्ड, ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स मोर एनर्जी, ओके। कहता है कि हाँ, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ पेट्रोल। अब देखिए थोड़ा सा हम देखिए यहाँ आते हैं, पहले बेसिक कुछ चीज़ों को समझेंगे तब वहाँ जाएंगे। यहाँ देखिए क्या कहता है, कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब हम उस पर अगर आर्टिकल पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए तो बेसिक चीज़ें क्या है ना कि हमने देखा व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये होता क्या है, ये बेसिकली जो एथेनॉल है वो बर्न होने पे कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो पेट्रोल से कम रहेगा हमेशा, जो वैल्यू है एथेनॉल का वो पेट्रोल से कम रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी कम हो गई। अगर हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, उसमें पेट्रोल हमें लग रहा है 1 लीटर, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1 लीटर, अगर एथेनॉल हम लेंगे ना तो वो हमें 4 लीटर लगेगा, मतलब दूरी वही हम तय कर रहे हैं बट हमें फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, तो एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे कम हो गई। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। तो अगर इथेनॉल की ये वाली वैल्यू कम है पेट्रोल से, तो इसका मतलब है कि अगर हम पेट्रोल यूज़ करके, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल से 2 km तक जा रहे थे तो हम इथेनॉल यूज़ करेंगे तो हमको 2 km जाने के लिए ही 4 लीटर्स पेट्रोल को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहता है ऑक्टेन नंबर, देखिए यहाँ देखिएगा, ये देखिए व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, तो मेजर्स फ्यूल्स रेजिस्टेंस टू ऑटो इग्निशन। देखिए होता क्या है ना, हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो एक स्पार्क होता है, इग्निशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इग्निशन ख़त्म हो जाएगा, जब तक गाड़ी चलती रहती है तब तक वो स्पार्क लगातार होते रहता है। स्पार्क प्लग फायरिंग का मतलब है कि इसका ये दर्शाता है कि गाड़ी हमारी ऑन है ना, इंजन जब तक चलते रहेगा वो वहाँ पे अंदर में इग्निशन वो होते रहता है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर का मतलब है ना कि वो कितना कहता है, रेजिस्टेंस टू ऑटो इग्निशन, मतलब हायर द ऑक्टेन नंबर फ्यूल कैन विदस्टैंड हायर। देखिए होता क्या है कभी कभी ना कि हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, हम चाह रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, तो इग्निशन होगा अंदर में, इंजन में स्पार्क होगा, उससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। बट कभी कभी कहता है होता क्या है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाती, बट हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, ऑटो इग्निशन हमारा हो जाता है, जिससे कि गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी बट एक खटखट, एक नॉकिंग साउंड गाड़ी में स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा इंजन वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाता है।
तो जिस जिस चीज़ का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहता है, इसका मतलब है, एक सेकेंड देखिए, तो बेसिक मतलब क्या है इसका कि जिस भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है कि हम ये कह सकते हैं कि वैसा फ्यूल हाई टेम्परेचर को, हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है, सेल्फ इग्नाइट नहीं करेगा। इसका देखिए मतलब क्या होता है, समझेंगे हम कि हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमने तो गाड़ी बाहर से स्टार्ट करी, बटन दबाए, जैसे भी करा, तो अंदर में एक स्पार्क प्लग होता है जो फायर मतलब एक कुछ इलेक्ट्रिकल सा कोई डिवाइस होता है जो कि ऐसा सिग्नल लेता है कि इग्नाइट करने का, ठीक है, स्टार्ट करने का। ओके, तो जितनी देर हमारी गाड़ी चलती रहती है, कुछ कुछ टाइम पे मतलब इग्निशन होते रहता है, जिससे कि हमारा पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बट होता क्या है, कभी कभी हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी, लेकिन जो इंजन है हमारा, उसके अंदर इतना प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है जिसको जिसको हमारा फ्यूल सहन नहीं कर पा रहा है, और उसका जो इग्निशन पॉइंट है ना, मतलब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है टेम्परेचर प्रेशर कि सेल्फ इग्नाइट करवा देता है फ्यूल को, उसमें आग नहीं लगती है, वो हीटिंग उसकी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी गाड़ी की ओवर हीटिंग स्टार्ट होगी, एक वाइब्रेशन से आपको फील होगा, और इंजन का नॉकिंग स्टार्ट होता है। नॉकिंग मतलब एक खट 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 ऐसी आवाज़ आने लगती है। तो ओवरऑल हमारे गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है, हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, और अल्टीमेटली जो कंबशन है, जब हम गाड़ी मतलब यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, तो कंबशन जो होना चाहिए पेट्रोल का, वो नहीं होता है, जिससे कि हमारे माइलेज पे, परफॉर्मेंस पे इसका असर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखा हमने जो ऑक्टेन नंबर है किसका ज़्यादा है, इथेनॉल का। तो अगर इथेनॉल को हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में, तो क्या होगा, इम्प्रूव्ड कंबशन होगा, नॉकिंग में कमी आएगी, सेल्फ इग्निशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एमिशन हमने देखा, ऑब्वियसली इथेनॉल का एमिशन कम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल। एक देखिए कहता है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता क्या है, देखिए, तो बेसिकली दो चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ देखिएगा, देखिए, यहाँ देखिएगा, तो हमने डिस्कस किया अभी तक कि व्हाट इज़ इथेनॉल, कैसे बनता है, क्या है, ठीक है, इसके इसके डिफरेंसेस क्या हैं पेट्रोल से। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं हम। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, जो ओल्डर वर्जन्स होते हैं ना गाड़ी के, अगर जो 2023 से पहले के जो मॉडल्स हैं ना कार्स के, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपैटिबल नहीं है रिगार्डिंग E20 ब्लेंडिंग, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से कंपैटिबल नहीं है वो। क्यों, यहाँ देखिए, इसका देखिए कारण दिया गया है। देखिए, एक टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये इसका ये करता क्या है ये, हाइपर सेंसिटिव टू फ्यूल कंटेंट, ठीक है। इफ़ यू, इसमें देख पढ़ लेते हैं, इफ़ यू पुट मोर इथेनॉल इन द फ्यूल, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, देयरफॉर द इंजन मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ टू बी एबल टू अडेप्ट, ठीक है। तो जिस भी गाड़ी में, देखिए इसका मतलब क्या है, जो नई गाड़ियाँ आ रही है ना, जिनको हम कहते हैं कि E20 कंपैटिबल है, वो कैसे हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगाया रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम पेट्रोल डाल रहे हैं अपनी टंकी में, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन रहता है, मतलब वो बाई डिफ़ॉल्ट वो आ जाता है, उसमें एयर का कुछ कॉम्पोनेंट रहता है। बट जब इथेनॉल भी है उसमें ब्लेंड करेंगे, तो हमने देखा था कि O2 की मात्रा इथेनॉल में होती है, जिससे कि जो हमारा कंपोनेंट है एयर का, O2 का, वो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिससे कि जो नॉन कंपैटिबल इंजन्स हैं ना, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, उनके माइलेज पे असर पड़ेगा, फ्यूल ज़्यादा हमने देखा खर्च करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये सेंसर बेसिकली करता क्या है, ECU जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो सेंस कर लेता है उसको कि कितना मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, कितना एयर, कितना फ्यूल हमारे साथ में आ रहा है कंबशन के लिए, उसको वो ऑटोमेटिकली सेंस करके अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेता है। अगर आप इथेनॉल ब्लेंडेड वाली गाड़ी, कंपैटिबल गाड़ी लोगे, उसमें ये चीज़ें लगी होती हैं ECU, जो कि अगर हम इथेनॉल डालेंगे, हमने देखा कि एयर की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि गाड़ी के इंजन पे प्रभाव ना पड़े, गाड़ी स्मूथली चलती रहे, इसलिए कुछ चेंजेस ये अपने आप में कर लेता है, ठीक है। अब देखिए कहता है, व्हीकल्स दैट डोंट हैव दैट ECU एंड इंजेक्टर्स कैंट बी मेड कंपैटिबल, क्योंकि जिन गाड़ियों में ECU नहीं है, उनको तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा कि एयर की मात्रा कितनी आ रही है, फ्यूल की मात्रा कितनी आ रही है, कितना हमें कंबशन करना है, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक देखिए और कहता है यहाँ पे, एक सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का देखिए मतलब क्या होता है, पानी को अट्रैक्ट करना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना,
उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या है कि इंजन में कोरोजन, जंग लग सकता है, ख़राब हो सकता है आपका इंजन। सेकंड कहता है जो कोल्डर प्लेसेस है ना, वहाँ पे फ्रीजिंग की समस्या रहती है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आपका जो फ्यूल टैंक वगैरह फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, वही कहता है कि इफ व्हीकल इज नॉट यूज एवरी डे वाटर टेंड्स टू कलेक्ट इन द फ्यूल टैंक विच इज़ कोरोसिव फॉर द टैंक, ठीक है, जिससे कि माइलेज में कमी आएगी। वही यहाँ पे कहता है कोल्डर पार्ट्स में अगर आप रह रहे हो तो आ, पानी जो कि वो अट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होगा, टंकी मतलब फ्रीजिंग की समस्या बढ़ सकती है, क्लोजन बढ़ सकता है। बट कहता है जो कोल्डर प्लेसेस है ना, वहाँ पे कहता है जो फ्यूल आते हैं यूजुअली उनको ऐसी चीज़ों से मिक्स किया जाता है जो कि फ्रीजिंग को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखिए कंपैरिजन दिया गया है ब्राज़ील के रिगार्डिंग, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखिए, देखिए इसको एक लाइन देखिए, हमको देखना ज़रूरी। यहाँ पे कहता है कि व्हेन द ब्लेंडिंग हैपेंस, इसको फिर से देख लेते हैं कि जब हम ब्लेंड करते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, मतलब एयर टू फ्यूल रेशियो। हमने फिर से बता फिर से डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि जब फ्यूल आता है, एंटर करता है, तो सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, सिर्फ फ्यूल नहीं होता, उसमें कुछ पार्ट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन, जो कि कंबशन में हेल्प करते हैं। बट जब वो रेशियो चेंज होता है, ठीक है, जब ब्लेंडिंग होगा, इथेनॉल जब ब्लेंड करेंगे तो उससे क्या होगा, O2 की मात्रा बढ़ेगी, तो फ्यूल एयर का जो रेशियो है वो बदल जाएगा, ठीक है। विच इन टर्न क्या करेगा, इफेक्ट द स्पीड ऑफ कंबशन, कंबशन तेजी से हो सकता है, हो हीट रिलीज पे असर पड़ेगा। तो मॉडर्न व्हीकल्स हैव सच सेंसर्स कॉल्ड ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, विच मॉनिटर ऑक्सीजन कंटेंट एंड ऑल्टर द अमाउंट ऑफ फ्यूल एयर नीडेड। समझ में आ गई होगी बात कि ये सेल्फ कह सकते हो ना कि ऑटोमेटिक काइंड ऑफ चीज़ है जो खुद से अपने आप को वह हैंडल कर लेता है, कितना एयर है, कितना पेट्रोल है, कितना फ्यूल यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग कंबशन की स्पीड को वो रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इतना ही, तो काफ़ी लंबा आर्टिकल था, आगे देखते हैं अब। ये देखिए एक शॉर्ट न्यूज़ था रिगार्डिंग, दिख रहा है ना, थोड़ा सा इलार्ज कर लें इसको। यहाँ देखिए कनीचर विलेज है केरला का, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए देखिए न्यूज़ आई थी, ये क्या हो गया यहाँ देखिएगा, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज पंचायत जहाँ पे लिविंग लैब अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। आप देखिए दिख रहा होगा, हाँ। तो कनीचर विलेज है केरला में, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे कि जो भारत का पहला विलेज पंचायत बन गया है, जहाँ पे कि लिविंग लैब अप्रोच को हमने यूज़ किया है। व्हाट इज़ दैट अप्रोच, उसमें क्या होता है यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी लैब में कोई चीज़ काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी कंट्रोल्ड कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हम बेसिकली थियोरी को प्रूव करते होते हैं, हमें पता होता है कि ठीक है ऐसा ऐसा है। बट लिविंग लैब का मतलब क्या होता है ना कि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंट, जैसे कि रियल लाइफ सच में कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए काम करना, ठीक है। तो एक देखिए कहता है, एक टर्म यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिएगा, फॉर इन्हेंसिंग क्लाइमेट सेंसिटिविटी एंड पीपल्स रिजिलियंस कैपेसिटी। इस लैब का मेन उद्देश्य क्या है कि हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि लोग जो हैं कितने रिजिलियंट हैं, कहाँ तक वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या हमें चेंजेस करने चाहिए। इसमें एक टर्म दिया गया क्लाइमेट सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है कि हाउ स्ट्रांगली ह्यूमन एंड नेचर रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट में चेंज, बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ह्यूमन है वो किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं, जो प्रकृति है, जो नेचर, जो जानवर हैं, वो किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए एक न्यूज़ है, इसका देखिए हेडिंग क्या कहता है कि व्हेन कैन कोर्ट्स ऑर्डर अ रीकाउंट ऑफ वोट्स। ओके, तो रीकाउंट ऑफ वोट कोई ऐसी बहुत बड़ी बात ही होते रहता है ये, बट इसमें नया क्या है, नया ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार किया है कि अपने प्रेमाइसेस में, अपने कंपाउंड के अंदर वोट को रिकाउंट करवाया है। कहाँ के वोट को, तो हरियाणा में एक जगह है बुआना लखू विलेज, ठीक है, बुआना लखू विलेज कोई जगह है जहाँ पे कोई चुनाव हुआ था, उसमें रिकाउंट ऑफ वोट करवाया गया है। बट खासियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेमाइसेस में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब देखिएगा, हाँ देखिए, कहता है हाउ कैन इलेक्शन रिजल्ट बी चैलेंज, क्या मैकेनिज्म है, अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई इलेक्शन के रिजल्ट में, तुम चैलेंज कैसे कर सकते हैं उसको। यहाँ देखिए कहता है कि पहले क्या करना होगा, हमको एक पिटीशन देना होगा।
ओके। अगर पार्लियामेंट की बात है, अगर स्टेट की बात है, तो पिटीशन हम देंगे हाई कोर्ट में। सबसे पहले कहता है कि अगर हमको चैलेंज करना है किसी चुनाव के रिजल्ट को, एक पिटीशन डालना पड़ेगा हमें। अगर पार्लियामेंट की बात है, स्टेट की बात है, तो हम कहाँ डालेंगे पिटीशन? हाई कोर्ट में। अगर लोकल इलेक्शन की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें प्रीलिम्स के लिए जाननी ज़रूरी है। तो अगर पार्लियामेंट के लेवल पे दिक्कत हमको लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, या स्टेट के लेवल पे, तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? हाई कोर्ट में जाएंगे पिटीशन के लिए। अगर लोकल गवर्नमेंट में के इलेक्शन में कुछ दिक्कत हुई है, तो हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिविल कोर्ट्स में। तो पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? अब यहाँ देखिए, कैंडिडेट या इलेक्टर, कोई वोटर जिसने वोट किया है वो, या फिर जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो, ठीक है, कोई भी डाल सकता है। विद इन 45 डेज, चुनाव के रिजल्ट आने के 45 दिन के भीतर भीतर आपको पिटीशन डाल देना है, ठीक है। कहता है पिटीशन में अच्छे से, मतलब वही कि अच्छे से लिखा होना चाहिए, एक बार पढ़ते ही समझ आ जाए क्या है, क्या दिक्कत है। अब देखिए, कोर्ट्स कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसको डबल ट्रिपल जितना स्टार मार्क करना कर लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा नहीं कहते रहते हैं कि चुनाव में ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसका रिजल्ट गलत आ गया। तो देखिए, कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड ऑन सेवरल ग्राउंड्स। अगर कोई चुनाव को हम वॉइड, मतलब खत्म, कोई वैल्यू नहीं, नल, उसको डिक्लेयर कर देना है, तो कुछ ग्राउंड्स कोर्ट ने बताए हुए हैं। तो कौन से ऐसे आधार हैं? पहला कहता है ब्राइबरी, रिश्वत लेना। कहता है अगर विनिंग जो 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 जीता हुआ कैंडिडेट है, वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है। अगर कहता है कि नॉमिनेशन, कहता है कि इम्प्रॉपर, किसी ने अपना नाम डालना चाहा चुनाव के लिए, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रिजेक्शन जो हुआ है वो सही नहीं था, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। फिर नॉन कॉम्प्लायंस, कोई संविधान का कोई रूल है, लॉ है, या फिर कोई अदर पार्लियामेंट्री लॉ है जिसका पालन नहीं किया चुनाव के समय में, तो कोर्ट उसको वॉइड या फिर नल कह सकते हैं, ज़ीरो, इनवैलिड करार दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि चूंकि ये बहुत टीडियस टास्क होता है, मतलब चुनाव का वोट को फिर से काउंट करना बहुत टीडियस टास्क है, काफ़ी थकाने वाला टास्क होता है, इसमें रिस्क भी रहता है, क्या गारंटी फिर से मतलब चीज़ें सही हो जाएं। तो उस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिस सच केसेस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, ठीक है। कोर्ट विल ओनली ऑर्डर अ रीकाउंट इफ पिटिशनर प्रेजेंट स्पेसिफिक मटेरियल फैक्ट्स प्राइमा फेसाई केस दैट अ मिस्टेक इन काउंटिंग इज पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बात क्या है इसमें, कोर्ट जो है ना, वो हर चीज़ को जांच परख के देखती है। उसको अगर वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गई है कि इस केस में चांसेस हैं काउंटिंग में गड़बड़ी के, तभी वो रिकाउंटिंग का आदेश देती है। कहता है कोर्ट्स यूजुअली ऑर्डर वोट रिकाउंट्स टू टेक प्लेस एट लोकेशन वेयर द चुनाव वाज हेल्ड। जहाँ पे इलेक्शन हुआ रहता है ना, वहीं पे रिकाउंटिंग कराई जाती है। बट ये नया क्यों है? अनलाइक इन दिस केस ऑफ पानीपत, कहता है इसमें सरपंच का चुनाव हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेमाइसेस में ही वोटिंग को फिर से रिकाउंट करवाया, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे देखते हैं। देखिए, तो आज का हमारे लास्ट टॉपिक होने वाला है जिस पर डिस्कशन करनी है। कहता है क्रीमी लेयर इक्विवेलेंस, इसका मतलब समझेंगे हम, और कंटेक्स्ट क्या है इसका। तो देखिए, हुआ क्या है एक्चुअली, हम जानते हैं कि क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट है, वो इंदिरा साहनी केस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड इसमें बेसिकली क्या था, जो हमारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट की बात नहीं है यहाँ पे, क्लासेस की बात थी, ठीक है, उनको हम किस प्रकार से आरक्षण देते हुए थोड़ा सा उनका हम उत्थान कर सकते हैं। चलिए, ये बात थी। तो इस आर्टिकल का देखिए कंटेक्स्ट ये है कि यूपीएससी के परीक्षा में ऐसा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि आई थिंक 100 के लगभग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके थे, बट उनके कास्ट के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया, ओबीसी सर्टिफिकेट को, क्योंकि उसमें कहा गया आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, आप क्रीमी लेयर में आते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका मिसयूज़ भी काफ़ी हो रहा है, अच्छे से यूज़ भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, काफ़ी पुराना हो चुका है ये, तो अब समय बदल रहा है, तो कुछ इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, उसको देखेंगे हम। तो हमें वो चेंजेस के बारे में नहीं समझना है, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है। कुछ एडवाइसेस, कुछ सजेशंस दिए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, हम जो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिएगा बेस क्या रहेगा हमारा। ये देखिए, कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग इंदिरा साहनी केस, आप इसको डिटेल में अपने पढ़ रखा होगा, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, नहीं तो हम यहाँ पे बस बेस इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोटा मोटा देखेंगे। ओवरऑल आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हो, आप पॉलिटी में पढ़ सकते हो। देखो, ये केस कब आया था? 1992 में, ओके। इसको मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, ओके। ये कोर्ट ने, देखिए इसमें क्या किया था, जब तक इंदिरा साहनी केस नहीं आया था ना, उससे पहले तक क्या था कि SC STs
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको ही आरक्षण मिलता था, ठीक है। लेकिन संविधान में ऐसा कहा गया है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगेन क्लासेस नॉट कास्ट, उनको उनके उत्थान के लिए आप कुछ प्रावधान कर सकते हो। तो अब मुद्दा ये था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास क्या है, हम कैसे इसको डिफाइन करें, डिफाइन तो नहीं किया हुआ है। तो मंडल कमीशन ने क्या किया ना, उसने क्या किया, बहुत सारी मतलब रिसर्चेस बहुत कुछ किया, उसमें उसको लगा कि कास्ट एक ऐसा एक कॉमन ग्राउंड है जिसको पकड़ के अगर हम चलें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग आ जाएंगे उस ग्रुप में जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या एक्चुअली कि इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, मंडल कमीशन के इस थॉट प्रोसेस को। बहुत सारी चीज़ें और भी थी बट हम जो यहाँ पे काम का उसको देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, उसने अग्री किया यूज ऑफ कास्ट एज वैलिड इंडिकेटर इन डिटरमाइनिंग सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। तो कहता है SEBC जो थे सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, उनकी पहचान करने के लिए जाति को एक आधार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। यहीं से क्या शुरू हो गया हमारा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट तो ठीक है था ही, बट बाकी जो है OBC वगैरह में वो जो हमारा जो संविधान है वो क्लास की बात करता है, कास्ट की बात नहीं करता। बट मंडल कमीशन फिर इंदिरा साहनी की, इसमें कास्ट को एज अ इंडिकेटर एज अ बेस अपना लिया गया, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को निश्चित कर सकते हैं कि इस कास्ट के लोग हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात नहीं करी जा रही थी, पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ देखिए। तो इसमें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये था कि 50% कैप ऑलरेडी तो हम देखें SC ST को आरक्षण मिल रहा है ना, तो टोटल जो आरक्षण हम देंगे वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर आ गया, इसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह थे जो टाइम पे टाइम इसको हम रिवाइज करते आ रहे थे। इसको थोड़ा सा देखेंगे हम कि क्राइटेरिया वो क्या क्या है। यहाँ देखिए, देखिए भी कहता है यहाँ पे कि इंदिरा साहनी केस कब आया, 92 में आया। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ देखिएगा, कहता है 1993 में जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसने सर्कुलर एक नोटिस जारी करी जिसमें कि उसमें बताया गया कि आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर दैट वुड बी इनएलिजिबल फॉर OBC रिजर्वेशन। कहता है कि वैसे कौन से लोग होंगे जो इस क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये कुछ बताया गया है कि वैसे सन्स एंड डॉटर्स जो कि जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है, A क्लास जॉब में है, मिलिट्री में है, अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा। फिर कहता है यहाँ पे, ये देखिएगा मेन यहाँ पे ना, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमको ध्यान देना है वो ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ये आधार नहीं हो सकता है टू डिसाइड क्रीमी लेयर, क्योंकि इसमें कहता है कि 8 लाख का इनकम एक तय किया गया था अकॉर्डिंग टू 17 के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट हमारा रिविजन था बोला गया था उसमें कि 8 लाख जो इनकम है ना, पर एनम जो इनकम है, सालाना जो इनकम है, जो भी जिनकी भी सैलरी, जिनका भी इनकम 8 लाख से कम है वो इसमें रह सकते हैं क्रीमी लेयर में। तो ये जो 8 लाख इनकम है ना, वो सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपकी इनकम अदर देन सैलरी है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम है, वो इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो बेसिक बात यही है, यहाँ वही बताया गया था इसमें वही कि UPSC के कुछ कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये कुछ सजेशंस इसमें दिए गए थे जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट में कुछ आएगा नया चीज़ तब उसको देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा देखिए शॉर्ट न्यूज़ रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते, पेपर में देखिए दिया था, ये देखिएगा इनके बारे में। ये देखिए VV गिरी साहब हैं, 4th प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने इंडिया में सर्व किया है 1969 टू 1974। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते रहते हैं, ठीक है। और इनकी एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, माई लाइफ एंड टाइम्स। इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि पेपर में आया था। कई बार आपने देखा होगा कि बुक्स के बारे में पूछ देता है। तो VV गिरी थे, वो 4th प्रेसिडेंट थे भारत के 1969 टू 74। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।